हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में चल रहा था चौहानों का इतिहास। चौहानों की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत थे जो हमने देख लिए थे। अग्निकुंड का सिद्धांत था, ब्राह्मण का सिद्धांत था, सूर्यवंशी, विदेशी, चंद्रवंशी की बात हमने कर ली थी। बीच में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने एक अभिलेख का नाम लिया था बिजोलिया अभिलेख, जिसके अंदर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। आज उसी बिजोलिया अभिलेख की थोड़ी चर्चा करती हैं। उसके बाद में बात करेंगे विग्रह राज चतुर्थ का जो अभिलेख था, जो अजमेर के अंदर म्यूजियम में रखवाया गया है, उस पे बात करेंगे। उसके अंदर क्या कहा गया है चौहानों को, उसके बाद में आगे देखेंगे चौहानों का राजा, प्रथम राजा जिसने चौहान वंश की नींव रखी थी, संस्थापक कौन है, उसके बाद में कौन से राजा है, किसने क्या किया। एक दो राजा है वासुदेव के बाद में, उसके बाद में बड़े राजा आ जाएंगे और बड़े राजाओं का इतिहास पढ़ेंगे अजमेर के अंदर। उसके बाद में आगे चलेंगे रणथंभौर की ओर। प्रारंभ करते हैं आज की क्लास, राजस्थान का इतिहास, अजमेर के चौहान। बोर्ड पे लिखा है एक अच्छा सा मोटिवेशन कोट, देख सकते हो आप। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांगा है समुंदर, अभी अभी तो लांगा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्या है साथियों? अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है समुंदर, अभी तो पूरा का पूरा आसमान बाकी है। अभी हमने स्टार्ट की है क्लास को, आप लगातार पिछली क्लास के अंदर नोट्स बना रहे हैं, मतलब आपने पहल कर ली है, समुद्र में उतर गए हो और समुद्र को पार भी कर लिया। समुद्र को पार करने से हम अपने आप में विद्वान नहीं बन सकते, जबकि हम आसमान की जो उड़ान भरेंगे, आसमान में उड़ान भरेंगे, आजाद परिंदे बनेंगे, तब हम असली विद्वान बनेंगे। मतलब हमें सिलेक्शन करवा लेंगे जिसके अंदर हम नौकरी चाहती हैं, सफलता चाहती हैं। जो चलती हैं अजमेर के चौहानों की तरफ। चौहानों का इतिहास बात करते हैं। बिजोलिया अभिलेख कब का है? 1170 का अभिलेख है, सोमेश्वर जी के समय का अभिलेख है। इसके अंदर क्या जानकारी मिलती है चौहानों की, ये देखती। बिजोलिया अभिलेख की बात करूं तो बिजोलिया अभिलेख पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर है। बिजोलिया अभिलेख 1170 का है। कब का है साथियों? 1170 का। पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर ये अभिलेख है। बिजोलिया अभिलेख एक नहीं दो है। क्या है? एक नहीं दो है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है, जिसके अंदर क्या मिलती है? चौहानों की जानकारी मिलती है। कौन से मंदिर के अंदर बताया साथियों? पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर ये अभिलेख लगा हुआ है। अब बात करें इसके अंदर चौहानों की क्या जानकारी मिलती है, तो चौहानों की क्या मिलती है? वंशावली मिलती है। इसके अंदर ध्यान में रख लेना, चौहानों की वंशावली जो है बिजोरिया अभिलेख के अंदर मिलती है। इसके बाद आगे बात करें और क्या जानकारी मिलती है, जो मैंने आपको ब्राह्मणवाद का जो सिद्धांत था उसके अंदर बता दिया था कि चौहानों को कौन से ब्राह्मण कहा गया है? वत्स गोत्रीय, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है इसी अभिलेख के अंदर। फिर बात करें और इसके अंदर क्या जानकारी मिली, इसी अभिलेख के अंदर चौहानों का संस्थापक वासुदेव चौहान जो है, इनके बारे में कहा गया है।
कि वासुदेव चौहान ने, वासुदेव जी चौहान जो है इन्होंने ही सांबर झील का क्या करवाया साथियों, निर्माण करवाया। इसी बिजोलिया अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि वासुदेव ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था। इसी अभिलेख के अंदर एक बात और मिलती है, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ जो है इन्होंने क्या किया, इनकी जानकारी मिलती है कि ये चौहानों के पहले महान राजा हुए, प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने क्या किया था, दिल्ली पर क्या, दिल्ली पर विजय हासिल की थी। दिल्ली पर विजय हासिल करने वाला चौहानों का राजा कौन है साथियों, विग्रहराज चतुर्थ। इसे ही कहते हैं विशल देव, तो ध्यान में रख लेना। किस अभिलेख से जानकारी मिलती है, बिजोलिया अभिलेख 1170 पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर है, जिसके अंदर चौहानों की वंशावली वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वासुदेव चौहान द्वारा सांबर झील का निर्माण, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा दिल्ली पर विजय। फिर बात करें इसके अंदर और क्या जानकारी मिलती है, इसके अंदर ही कहा गया है कि मंदिरों के लिए भू अनुदान दी गई भूमि को कहते क्या है। मंदिरों के लिए जो भू अनुदान भूमि दी जाती है, भूमि का दान किया जाता है, उसे साथियों डोहली कहते हैं। क्या कहते हैं, डोहली कहते हैं। मंदिर भू अनुदान मतलब भूमि का दान जो दिया जाता था उसे क्या कहते हैं, डोहली कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस अभिलेख के अंदर ये जानकारी मिलती है कि चौहानों ने मंदिरों के लिए भूमि का दान भी दिया था। और बात करें इसी बिजोलिया अभिलेख से और क्या जानकारी मिलती है, प्राचीन नगर के नाम मिलते हैं। क्या मिलते हैं, प्राचीन नगर के नाम मिलते हैं। अगर आपसे प्रश्न के अंदर पूछ लिया जाए साथियों कि प्राचीन नगर के नाम किस अभिलेख के अंदर मिलते हैं, तो कौन सा अभिलेख साथियों, बिजोलिया अभिलेख पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर है। 1170 का जो अभिलेख है सोमेश्वर के समय का अभिलेख है। बात करें इसके अंदर सर प्राचीन नगर कौन कौन से हैं जिनके नाम मिलते हैं, प्राचीन नगर के नाम, आ जाओ भाई। देख बहुत से नाम जो है मैंने आपको पहले के इतिहास के अंदर पढ़ते हैं, तब मैंने आपको बता दिया। नागौर को कहते हैं अहिछत्रपुर, नागौर का नाम अहिछत्रपुर किसके अंदर है, बिजोलिया अभिलेख के अंदर। ये जो बिजोलिया है, बिजोलिया स्थान है, इसका नाम क्या मिलता है, इसका नाम मिलता है विजयावल्ली, विजयावल्ली। जालोर का नाम मैंने आपको बताया था, जालोर का नाम क्या है प्राचीन, जाबालीपुर, वो भी इसी अभिलेख के अंदर मिलता है। कौन सा साथियों, जाबालीपुर या जाबालीपुर जो नाम है वो भी इसी अभिलेख के अंदर लिखा हुआ है कि जालोर को पहले जाबालीपुर या जाबालीपुर कहते थे। और बात करें जियोग्राफी पढ़ते हो तब आपके सामने एक पठार आता है, ऊपरमाल का पठार। इस ऊपरमाल के पठार को क्या कहते हैं, इस बिजोलिया अभिलेख के अंदर इस ऊपरमाल के पठार का प्राचीन नाम दिया हुआ है उत्माद्री। उत्माद्री किसका नाम है साथियों, ऊपरमाल के पठार का नाम है प्राचीन। इन नामों की जानकारी किससे मिलती है, बिजोलिया अभिलेख से मिलती है। फिर बात करें सर बिजोलिया अभिलेख के अंदर इतना पढ़ लिया तो सर ये भी बता ही दो कि इस अभिलेख को लिखने वाला कौन था, इसका रचनाकार कौन था। तो रचनाकार की बात करें, इस अभिलेख का जो रचनाकार थे वो थे गुणभद्र। कौन थे साथियों, गुणभद्र ने बिजोलिया अभिलेख क्या क्या किया, रचना की, इसे लिखा। लिख तो दिया, लिख तो दिया, लेकिन इसको खोदा किसने, खोदने वाला कौन था,
खोदने वाले की जब बात की जाए तो ध्यान में रख लेना, खोदने वाले का नाम आता है गोविंद। क्या नाम आता है साथियों? गोविंद। खोदने वाला व्यक्ति कौन है? गोविंद है। रचनाकार कौन है? गुणभद्र है। क्या क्या जानकारी मिलती है वो हमने देख लिया। चौहानों की वंशावली जो है इसी अभिलेख से मिलती है। विग्रहराज चतुर्थ ने विजय दिल्ली पर विजय हासिल की थी, ये जानकारी भी इसी अभिलेख के अंदर है। वासुदेव चौहान जो हुए हैं चौहानों के संस्थापक, उन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया, इसी झील के अंदर, इसी अभिलेख के अंदर जानकारी। मंदिर के लिए भूदान या भू अनुदान दी गई भूमि को कहते हैं डोहली। प्राचीन नगर के नाम मिलते हैं विद्यावल्ली, विजोलिया का नाम है, छत्रपुर नागौर का नाम है, जावालीपुर जालोर का नाम है, और ऊपरमाल का नाम मिलता है उत्माद्री। लिखा हुआ है आपके सामने। आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे क्या है? चलो लिख लो, साथ साथ में नोट्स आपके काम आएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी ले सकते। आगे चलते हैं। इसके बाद में जो अभिलेख था विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख, कौन सा अभिलेख साथियों? विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख। लेकिन फिर बात करें सर, आपने कहा था बेजोलिया जो अभिलेख है, ये दो अभिलेख है, एक के अंदर तो ये जानकारी मिलती है 1170 का है, दूसरा अभिलेख जो क्या है, दूसरा बेजोलिया का जो अभिलेख है उसपे जैनों की बुक है जिसको पत्थर पे लिखा हुआ है। जैनों की बुक का पत्थर पे लिखा हुआ जो अभिलेख है वो बिजोलिया अभिलेख है। इनका एक ग्रंथ था उत्तम शिखर पुराण, जिसे पत्थर पर लिखा गया है ना। जैनों की बुक का पत्थर पे लिखा जाना जो है वो दूसरा अभिलेख बिजोलिया अभिलेख है। उत्तम शिखर पुराण जो है, इस बुक को, पूरी की पूरी बुक को पत्थर पे लिखा गया है, इसे दूसरा बिजोलिया का अभिलेख कहते हैं। इस उत्तम शिखर पुराण की रचना करने वाले जो थे सिद्ध जैन सूरी थे या सिद्ध सेन सूरी थे, तो ध्यान में रख लेना। आगे चलती है। विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख जो है अजमेर के अंदर रखा हुआ है म्यूजियम में, जो राजस्थान का पहला म्यूजियम है। विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख कहाँ पे? अजमेर में है, म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। इस विग्रहराज चतुर्थ के अंदर हमने देखा था कि चौहानों को क्या बताया है? सूर्यवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, देखो सुनो बात। पहले म्यूजियम की बात कर लेते हैं। राजस्थान का पहला क्या है? म्यूजियम है। राजस्थान का पहला म्यूजियम है जो अजमेर के अंदर है ना, राजपुताना म्यूजियम। बनवाया अकबर द्वारा बनवाया गया था। अकबर द्वारा पहले यहाँ पे एक किला बनवाया गया था, बाद में उसे म्यूजियम में बदल दिया गया अकबर द्वारा। अब बात करें, ये जो विग्रहराज चतुर्थ का जो अभिलेख है ये इसी म्यूजियम के अंदर रखा गया है। आगे बात करें, विग्रहराज चतुर्थ जो है समय इस विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख के अंदर बताती हैं कि चौहान सूर्यवंशी है, जो हमने पहले पढ़ लिया है। अभी मैं दो तीन बात और लिखने वाला। चौहान ही क्या है? मालव है। लो सर जी ये क्या हुआ? सूर्यवंशी बताया और फिर आप ही कह रहे हो चौहान क्या है? मालव है।
एक और बताता हूं, चौहान ही क्या है, इक्ष्वाकु है। लो, एक और आ गया, चौहान को ही कुश के वंशज माना जाता है। सर जी आपने तो सारा का सारा रोल की दोल कर दिया। करना पड़ेगा भाई, ऐसी बातें लिखी हुई है तो इन्हें पढ़ना पड़ेगा। विग्रहराज चतुर्थ ही कहते हैं कि हम सूर्यवंशी है, ये ही कहते हैं हम मालव है, ये ही कहते हैं हम इक्ष्वाकु है, और ये ही कहते हैं हम कुश के वंशज। क्या है, कुश के वंशज। अब बात करें, सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो मानते आ ही रहे हैं, लेकिन मालव कैसे माना। बात तो यही सोचने वाली है कि मालव जो है ये कैसे माना। मालवा गुजरात के अंदर क्षेत्र है एक, और मालवा पंजाब के अंदर क्षेत्र है। यहाँ पे मालव जाति के लोग रहते थे, इसी कारण इस क्षेत्र का नाम मालवा पड़ा। क्या पड़ा, मालवा पड़ा। फिर ये जो मालव है इसकी बात करें, जयपुर से टोंक की जो सीमा है, टोंक की सीमा पे ये जो मालव है ये है, और यहाँ पे मालव जाति रहती थी, जिसे क्या माना है, चौहान माना है कि वो चौहान थे, यानी मालव जो है ये चौहान ही है। ध्यान में रख लेना, जयपुर व टोंक के बीच की जो सीमा रेखा है यहाँ पे स्थित मालव है जो चौहान थे। बात करें, ये हो सकता है गुजरात से आके यहाँ पे रहने लगे हो, ये हो सकता है पंजाब से आके यहाँ पे रहने लगे हो, लेकिन विग्रहराज चतुर्थ के अंदर कहा जाता है कि मालव जो है ये चौहान ही थे, या चौहान ही मालव है। ये बात बता। इक्ष्वाकु वंश, राम के वंशज, किनके, राम के वंशज। चौहान अपने आप को भगवान राम के वंशज बताती। फिर आया कुश का वंशज, मतलब भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज भी बताती है। कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में संबंधित है कि अगर चौहान जो है भगवान राम के वंशज है, तो इन चौहानों के अंदर आगे जाके किसी व्यक्ति ने राम के पुत्र को माना और अपने आप को उनके वंशज बताने लगा, यानी कुश के वंशज। तो ध्यान में रख लेना, विग्रहराज चतुर्थ के अंदर जो राजस्थान का पहला म्यूजियम है, राजपुताना म्यूजियम अजमेर के अंदर इस ग्रंथ को रखा गया है, अभिलेख को रखा गया है, जिसके अंदर 4 बातों की जानकारी मिलती है कि चौहान सूर्यवंशी भी है, चौहान मालव भी है, चौहान इक्ष्वाकु भी है, और कुश के वंशज भी चौहान ही है। मालव वाली बात मैंने आपको बताई, इक्ष्वाकु कुश के वंशज ये शब्द से ही पता चलता है। इन्हीं को, चौहानों को ही रघुवंशी कहते हैं, क्योंकि भगवान राम से पहले रघु वीर जी आए थे, उनके लिए उनके समय के जो थे उन्होंने, कुछ चौहानों ने अपने आप को रघुवंशी माना, कुछ ने राम के वंशज इक्ष्वाकु माना, कुछ ने कुश के वंशज अपने आप को माना। ये सारी की सारी जानकारी है, कहाँ से है, विग्रहराज चतुर्थ अभिलेख। फिर बात करें, ये तो जानकारी पढ़ ली, 2 अभिलेख जो मैंने आपको बताए थे, आगे इनके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ें। अब आगे बात करें चौहानों के उत्पत्ति स्थल की, आगे देखेंगे उत्पत्ति स्थल, चौहानों की उत्पत्ति स्थल की बात करती। लो, उत्पत्ति स्थल की बात करें, इनका जो उत्पत्ति स्थल है, स्थान है, क्या है, इसकी बात करती। उत्पत्ति स्थल देखे साथियों, तो इनका उत्पत्ति स्थल जो है अनंत प्रदेश से, अनंत प्रदेश सीकर
के अंदर है। अनंत प्रदेश सीकर से पुष्कर तक बात करें, अनंत प्रदेश सीकर से पुष्कर के जो बीच का क्षेत्र है, ये उत्पत्ति स्थल की बात करते। लेकिन इसके बाद में फिर कहा अनंत प्रदेश से पुष्कर के जो बीच का क्षेत्र है ये बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। लेकिन फिर आगे चल के एक स्थान मिलता है, प्रारंभिक स्थान, जहां पे चौहानों की उत्पत्ति मानी जाती है, उस स्थान को कहते हैं सपादलक्ष। कौन सा स्थान साथियों? प्रारंभिक स्थान की बात करें, प्रारंभिक स्थान की बात करें, प्रारंभिक स्थान इनका स्पादलक्ष, स्पादलक्ष माना जाता है चौहानों का प्रारंभिक स्थान, जहां पे क्या है, चौहान रहते थे। ये जो स्पादलक्ष है ये कहाँ का क्षेत्र है, इसकी बात करें, स्पादलक्ष की बात करें, सांबर झील के, सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र है, सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र है वो स्पादलक्ष है। क्या? स्पादलक्ष। इसके बाद फिर इसके अर्थ की बात करें, स्पादलक्ष की बात करें, स्पादलक्ष क्या? इसे ही कहती है 1.25 लाख का क्षेत्र। 1.25 लाख का क्षेत्र कैसे साथियों? अर्थ है इसका 1.25 लाख का क्षेत्र के स्पादलक्ष जो है, यहाँ पे चौहानों की लगभग 1.25 लाख बीघा जमीन थी। इसी कारण इस क्षेत्र को क्या कहती है? स्पादलक्ष कहती है, सांबर झील के आसपास का क्षेत्र। स्पादलक्ष का अर्थ है 1.25 लाख, स्पादलक्ष का अर्थ है 1.25 लाख, या इसे 1.25 लाख को ही क्या कहते हैं? इसे 1.25 लाख को भी क्या कहती है? इसे कहती है 1.25 लाख। क्या कहती है? 1.25 लाख, यानी स्पादलक्ष को ही 1.25 लाख क्षेत्र कहती है, ध्यान में रख लेना। प्रारंभिक स्थान आ गया अपना स्पादलक्ष। फिर इस स्पादलक्ष की बात करें, इस स्पादलक्ष की राजधानी की बात करें, क्या इस स्पादलक्ष की राजधानी की बात करें तो अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर वर्तमान क्या? नागौर साथियों, ये थी। लेकिन बाद में अहिछत्रपुर के बाद में राजधानी बनाया गया सांभर को। किसको बनाया गया? सांभर को बना दिया गया। इसी सांभर को और नाम से जाना जाता है, वो नाम है शाकंभरी। क्या नाम है साथियों? शाकंभरी। शाकंभरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे देखें, आगे देखें और क्या जानकारी है। चलो चलती हैं। एक विद्वान हुए हैं रामकरण आसोपा, उन्होंने इस उत्पत्ति स्थल के बारे में कुछ बात कही है कि ये जो स्पादलक्ष है ये क्या है। स्पादलक्ष जो है ये कौन सा क्षेत्र है, इसके बारे में बात कही है। हमने देखा है स्पादलक्ष के बारे में, सांबर झील के आसपास का क्षेत्र। रामकरण जी ने कहा, रामकरण आसोपा जी ने कहा कि ये जो स्पादलक्ष है ये क्या है? सांबर झील के चारों तरफ का क्षेत्र जो है स्पादलक्ष है। यहाँ पे क्या करते थे? चौहान रहते थे, ये चौहानों का उत्पत्ति स्थल है। लेकिन ध्यान रख लेना भी, प्रारंभिक स्थान स्पादलक्ष है, अनंत प्रदेश सीकर से पुष्कर के बीच का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र इनकी उत्पत्ति का क्षेत्र है। रामकरण आसोपा जी ने कहा सांबर झील के चारों तरफ का जो क्षेत्र है ये स्पादलक्ष है। बाद में स्पादलक्ष की बात करें, पहले अहिछत्रपुर राजधानी थी जो वर्तमान में नागौर है। आगे चल के अहिछत्रपुर से राजधानी हो गई सांबर।
क्या हो गई, सांबर, जिसे क्या कहते हैं, शाकंभरी के नाम से जानते हैं। आगे चलो, अब चलते हैं सीधे चौहानों के संस्थापक पे चलते हैं। राजा पढ़ेंगे, कौन से राजा है, वासुदेव चौहान है। अभी ये सीकर से पुष्कर की बात भी आएगी, आगे एक राजा और पढ़ेंगे, तब सीकर से पुष्कर के बीच की बात आएगी, उससे पता चलता है कि वाकई में ही उत्पत्ति स्थल सीकर अनंत प्रदेश से पुष्कर के बीच का भाग जो है ये उत्पत्ति स्थल था, और यहीं पे बीच में एग्जैक्ट स्थान, प्रारंभिक स्थान निकाला अपने स्पाद लक्ष्य 1.25 बीघा जमीन या 1.25 लोगों का क्षेत्र। बात करें वासुदेव की, वासुदेव चौहान, इनके बारे में बात करते। एक बात हमने पहले देख ली थी, बिजोलिया अभिलेख 1170 का जो अभिलेख था, जिसके अंदर कहा गया वासुदेव चौहान ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था। फिर बात करें वासुदेव चौहान जो है, इन्हें चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष या संस्थापक कहा जाता है। मतलब स्थापना इन्हीं ने की है। स्थापना की कब है, समय तो लेना पड़ेगा, समय तो निकालना पड़ेगा, फिर समय की बात करती हैं। इन्हें संस्थापक माना जाता है। मतलब इन्होंने स्थापना कब की, तो इन्होंने स्थापना की 551 ईस्वी के अंदर चौहान वंश की नींव डाली। क्या डाली, चौहान वंश की नींव डाली। कहाँ पे, प्रारंभिक स्थान जो है वहीं पे स्पाद लक्ष्य सांबर झील के आसपास का क्षेत्र। लेकिन ये जो 551 ईस्वी के अंदर स्थापना की संस्थापक है, इसकी जानकारी किसके अंदर मिलती है, राजशेखर का अभिलेख है प्रबंध कोश। क्या है, राजशेखर का, राजशेखर का अभिलेख है प्रबंध कोश से जानकारी मिलती है कि वासुदेव चौहान चौहानों के संस्थापक है और 551 ईस्वी में इन्होंने चौहान वंश की नींव डाली। राजशेखर का प्रबंध कोश है। फिर बात करें आगे और इन्होंने क्या किया, तो वो ही बात आ जाती है साथियों बिजोलिया अभिलेख वाली। मैं दोबारा लिख देता हूँ, दोहरा देता हूँ। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार या बिजोलिया अभिलेख में जानकारी मिलती है कि इन्होंने सांबर झील का क्या किया था साथियों, निर्माण किया था। सांबर झील का क्या किया, निर्माण किया। बातें यही, संस्थापक है, मूल पुरुष है, आदि पुरुष है, चौहानों के चौहान वंश की नींव डाली 551 ईस्वी में। राजशेखर का प्रबंध कोश जो है इस स्थापना की जानकारी देता है। सांबर झील का निर्माण बिजोलिया अभिलेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने करवाया था। ये सारी की सारी जानकारी जो है वासुदेव चौहान की है। इसके बाद में और कोई जानकारी वासुदेव चौहान की नहीं है। लेकिन ध्यान में रखना भाई, चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक पूछा जाए तो याद आ जाना चाहिए वासुदेव चौहान। इसके बाद वासुदेव चौहान की बात करें, 551 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो राजशेखर का जो प्रबंध कोश है इससे जानकारी मिलती है। सांबर झील का निर्माण करवाया था इन्होंने अपने समय के अंदर। बिजोलिया अभिलेख 1170 के अनुसार जो सोमेश्वर के समय का है, पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर है, इसके अंदर जानकारी मिलती। आगे चल, वासुदेव के बाद में एक राजा आता है गुहक। कौन सा राजा आया साथियों, गुहक। ये गुहक जो है ये गुहक प्रथम है, ध्यान में रख लेना। कौन सा है, गुहक प्रथम है। गुहक प्रथम है, इसके बारे में पढ़ती। गुहक प्रथम जब राजा बनता है, बात करता हूं वापस गुजरात की तरफ लेके चलता हूं। गुजरात के अंदर प्रतिहारों का क्या था, राज था, गुजरात के अंदर था, इसीलिए प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहते हैं। गुजरात के अंदर बात करें, गुर्जर प्रतिहारों का क्या था, राज था, शासन था वहां पे। इन गुर्जर प्रतिहारों का गुजरात के अंदर जो राजा था वो था नागभट्ट सेकंड। कौन सा राजा था साथियों, नागभट्ट। नागभट्ट सेकंड राजा था। इन
गुर्जर प्रतिहारों के अधीन या इनके नीचे ही चौहान जो है कार्य करते थे, मतलब इनके अधीन थे। जैसे गुर्जर प्रतिहार कहे थे वैसे ये चलते, या फिर गुर्जर प्रतिहारों को इन्हें समय के अनुसार कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। लेकिन बात करें नागभट्ट सेकंड की गुर्जर प्रतिहार, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इस गुहक प्रथम को उपाधि दी। इन्होंने कहा गुहक प्रथम है ये वीर है। क्या है? नागभट्ट ने कहा गुहक प्रथम क्या है? वीर है। बस आपा भी देखा, हाँ आज के समय कोई बंदा काम लेना है तो बिन पंप मार मार के हवा भर के बिन पुल पहला ऊंचो चढ़ा दो, बाद में भी कोई काम करवा दो। तो आ नागभट्ट जी पंप मार दियो कि तू वीर है, मारियो तो आपका कोई काम खातरो, लेकिन गड़बड़ होगी। गोहक नया पतो चालियो कि नागभट्ट अपन के दियो तू वीर है, मतलब मैं खतरनाक योद्धा हूँ, खतरनाक महान व्यक्ति हूँ। अणगुहक के करो इन नागभट्ट के लात मार दी। आज तक मेरे जितने भटके हैं वो आपको टैक्स कर देते आए होंगे, लेकिन आज के बाद आपका और हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, हम आपके अधीन नहीं है। लात मार दी। तो ध्यान में रख लेना, चौहानों का प्रथम शासक स्वतंत्र कौन था? गुहक था, क्योंकि इन्होंने क्या किया? गुर्जर प्रतिहारों के अधीन जो रहते थे इसे संपन्न कर दिया, आपका अलग राज्य, शक्ति पूर्वक राज्य बसा दिया। तो बात करते हैं गुहक की आगे। प्रथम स्वतंत्रता चौहान शासक था कौन? गुहक प्रथम, या प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक कौन है साथियों? गुहक प्रथम है। इसने क्या किया? गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट सेकंड के वीर कहने के बाद में गुर्जरों से अपना ताल्लुकात खत्म कर दिया था। क्या कर दिया था? गुर्जरों से अपना ताल्लुकात खत्म कर दिया था। इसी गुहक की उपाधि मिलती है हर्ष राय उपाधि मिलती है। क्या मिलती है? हर्ष राय गुहक की उपाधि मिलती है। गुहक जो प्रथम है इसकी उपाधि क्या है? हर्ष राय है। हर्ष राय इसकी उपाधि कैसे बनी? देखो, इन गुहक ने क्या किया? हर्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। हर्षनाथ मंदिर जो है कहाँ पे है? रेवासा सीकर के अंदर है। रेवासा सीकर में हर्षनाथ शिवलिंग मंदिर है। ये भगवान शिव का जो शिवलिंग है इसकी पूजा होती है। रेवासा सीकर में इस मंदिर का निर्माण करवाया, हर्ष मंदिर का निर्माण करवाया, इसीलिए गुहक प्रथम को क्या कहा जाता है? हर्ष राय कहा जाता है। आगे बात करें इन्हीं हर्षनाथ की बात करें तो ये जो हर्षनाथ है, इन्हीं हर्षनाथ को क्या कहा जाता है? चौहानों का कुल देवता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चौहानों का कुल देवता हर्षनाथ को कहा जाता है। ध्यान में रख लेना। हर्षनाथ के मंदिर की बात करी तो रेवासा सीकर के अंदर है, हर्ष की पहाड़ी पे मंदिर है, और गुहक प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसीलिए गुहक प्रथम की उपाधि मिलती है हर्ष राय। यह बात हो गई, देख लिया हमने वासुदेव चौहान व गुहक प्रथम जो है इनके बारे में। आगे चलते हैं, इनके बाद में एक और राजा आता है, राजा ही आता है लेकिन राजा की चर्चा नहीं करेंगे, उसके अंदर चर्चा करेंगे राजा की रानी की। तो चलते हैं आगे। आपको पता है ज्यादा राजा राजा की चर्चा करनी क्यों हो जाए? खराब हो जाए, तो थोड़ी रानियां की चर्चा करनी भी जरूरी है, माता की चर्चा करनी भी जरूरी है, तो रानियां की चर्चा करनी पड़ेगी। हम आज तक पहले का जो इतिहास पढ़ते हैं राजा के साथ साथ में रानी की चर्चा करते आए हैं। अब इस चौहानों के इतिहास के अंदर अभी तक रानी की चर्चा नहीं की है, तो अब करना पड़ेगा। अब क्या है? चर्चा करना पड़ेगी। चंदन राज नाम का राजा है, बस ध्यान में रख लेना है, चंदन नाम राज का राजा है चौहानों का, गुहक प्रथम के बाद भी पढ़ रही है, इतना ही ध्यान में रखना है। इन चंदन राज की रानी जो है, इन चंदन राज की रानी क्या है?
उसके बारे में बात करेंगे। इन चंदन राज की जो रानी है उनका नाम मिलता है आत्म प्रभा। क्या नाम मिलता है साथियों? आत्म प्रभा मिलता है। इन आत्म प्रभा को ही रुद्राणी कहती, क्या कहती हैं? रुद्राणी कहते हैं। ध्यान में रख लेना साथियों, क्या कहती है? इन आत्म प्रभा को ही रुद्राणी कहती है। कैसे कहती है? बात करें, ये जो आत्म प्रभा है ये भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। क्या थी? बहुत बड़ी भक्त थी, इसीलिए इन्हें रुद्राणी कहती। फिर बात करें, ये आत्म प्रभा है ये और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आत्म प्रभा जो है ये योग क्रिया में निपुण थी। कौन सी क्रिया? योग क्रिया में, योग क्रिया में निपुण थी, योग क्रिया में निपुण थी। वर्तमान समय के अंदर बात करें तो ये उस समय की क्या थी? शिल्पा शेट्टी थी, क्योंकि शिल्पा शेट्टी वर्तमान समय के अंदर क्या है? योग क्रिया के अंदर निपुण है। योग क्रिया, योगा अलग हो जाता है, योग अलग है। इंग्लिश वालों ने, अंग्रेजों ने धीरे धीरे योग को क्या बना दिया? योगा बना दिया, लेकिन वास्तव में योग है। ये जो आत्म प्रभा है या रुद्र रानी जो है ये क्या है? योग क्रिया के अंदर निपुण थी, क्योंकि ये भगवान शिव की भक्ति और भगवान शिव भी योग क्रिया के अंदर निपुण थी। फिर बात करें आगे, भगवान शिव की भक्त है तो शिव की पाठ पूजा करेगी, बिल्कुल करेगी। बहुत बड़ी भक्त है तो रोजाना करेगी, रोजाना क्या करेगी? भगवान शिव की पाठ पूजा करेगी। करेगी कहाँ पे? ये देखती है। आत्म प्रभा जो है भगवान शिव की रोजाना मतलब डेली पूजा करती थी। कहाँ पे करती थी? पुष्कर झील के किनारे, पुष्कर झील के किनारे बैठकर पूजा करती थी। लेकिन पूजा करने से पहले इसी पुष्कर झील के अंदर 1000 दीपक, 1000 दीपक जो है ये जलाती थी। उसके बाद में भगवान शिव की पूजा करती थी। इस रानी की इस पूजा से पता चलता है कि वाक्य के अंदर चौहानों का पुष्कर तक क्या था? क्षेत्र था, क्योंकि आत्म प्रभा जो है पुष्कर झील के किनारे बैठ के ही पुष्कर झील के किनारे 1000 दीपक जलाती है और फिर भगवान शिव की पूजा करती है। तो देख लेना, आत्म प्रभा रुद्राणी शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, योग क्रिया में निपुण थी और क्या करती है? पुष्कर झील के किनारे रोजाना डेली 1000 दीपक जलाती थी। इसके बाद में ही भगवान शिव को याद किया करती थी। अब चंदन राज के बाद में एक राजा आता है वाकपति राज। कौन सा राज? वाकपति राज। वाकपति राज की बात करते हैं। इन वाकपति राज के लिए कहा जाता है इन्होंने 108 युद्ध जीते थे। ये 108 को कभी कभी 188 भी अलग अलग बुकों के अंदर लिखा आ जाता है, लेकिन वास्तव में 108 है। क्या है? 108 संख्या है युद्ध की, जो युद्ध वाकपति राज ने जीते थे। वाकपति राज ने युद्ध जीते थे। लेकिन बात करें इन वाकपति राज के पुत्र थे, मतलब उस समय के राजकुमार थे। कौन है? लक्ष्मण सिंह। और अपन के बढ़ के कहते ही है कि सपूत वो है जो को बाप गए राज पर राज न करके आपको अलग राज्य स्थापित करे फिर राज करे, है नी? बाप गए राज पर राज न करके आपको अलग राज्य स्थापित करे और भी पर राज करे, वो के है? सपूत है। इसीलिए हमें साथियों मेहनत करनी पड़ रही है और नौकरी लगना जरूरी है। अपना बाप दादा वो धन घणो ही कमाएडो है, लेकिन वो अपने काम को नहीं आवे, अपने अपनो ही काम आवेगो। बाप दादा पीछा पर अगर आप काम करांगा तो आप ऐसे उड़ावांगा और बिगड़ जाएगा। लक्ष्मण सिंह ने क्या किया? इन लक्ष्मण सिंह ने 950 ईस्वी में अपना नया राज्य स्थापित किया था। 950 ईस्वी के आसपास की बात करें
तो इन लक्ष्मण सिंह जी ने अपना नया राज्य स्थापित कर लिया था नाडोल पाली। नाडोल पाली के अंदर इन्होंने अपना नया राज्य स्थापित किया और वहां पे राज करने लग गए। तो ध्यान में रखना, वाकपति 108 युद्ध जीते थे। इनके पुत्र लक्ष्मण सिंह ने 1950 के आसपास नाडोल के अंदर चौहानों की एक नई शाखा स्थापित कर दी थी। ध्यान में रख लेना ये बात। इसके बाद में चलते हैं आगे का राजा विग्रहराज द्वितीय। कौन सा? विग्रहराज द्वितीय की बात करेंगे। तो चलते हैं साथियों आगे की ओर। विग्रहराज द्वितीय पढ़ते हैं आज की इस क्लास में। बाकी का जो आगे का मैटर है वो आगे की क्लास में देखेंगे। लो जी, विग्रहराज द्वितीय की बात करें। जब विग्रहराज द्वितीय राजा थे तो इन्होंने गुजरात पे आक्रमण किया था। गुजरात पे जिस वंश का शासक था वो था चालुक्य। कौन थे? चालुक्य थे। विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात पर आक्रमण किया चालुक्यों पर। कौन से वंश का शासक था यहाँ पे? चालुक्य का था। और चालुक्य के अंदर राजा कौन था? मूलराज। मूलराज राजा था। विग्रहराज द्वितीय ने इन मूलराज चालुक्य पे आक्रमण किया और आक्रमण के अंदर इनको हरा दिया था। हरा दिया। हराने के बाद भी गुजरात के अंदर ही एक क्षेत्र है भंडोज। कौन सा क्षेत्र है साथियों? भंडोज। गुजरात के अंदर ही क्षेत्र है भंडोज। वहां पे आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। भंडोज के अंदर क्या किया? आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। और ये आशापुरा माता ही क्या है? चौहानों की कुल देवी है साथियों। क्या है? चौहानों की कुल देवी है। भंडोज के अंदर आशा देवपुरा का मंदिर बनवा दिया था, या आशापुरा माता का मंदिर बनवाया गुजरात के भंडोर क्षेत्र के अंदर। ये बात सारी की सारी विग्रहराज चतुर्थ की है। अब आपके दिमाग में आया होगा सर ये आशापुरा माता का मंदिर राजस्थान के अंदर ही है। हाँ साथियों, राजस्थान के अंदर भी है, लेकिन ये भंडोच वाली जो आशापुरा माता है ये चौहानों की क्या है? कुल देवी। आगे जैसे ही पढ़ेंगे तो राजस्थान के अंदर जो मंदिर है आशापुरा माता का वो भी पढ़ेंगे। देवी देवताओं के अंदर भी हमने आशापुरा माता पढ़ ली है आर्ट एंड कल्चर के अंदर राजस्थान की। लेकिन आज हमने विग्रहराज द्वितीय पढ़ा, चंदन राज पढ़ा, आत्म प्रभा की कहानी देखी, गुहक प्रथम की कहानी देखी, वासुदेव चौहान पढ़ा, रामकर्ण आसोपा जी ने क्या कहा, उत्पत्ति स्थल पाद लक्ष्य के बारे में पढ़ा, अनंत प्रदेश सीकर से पुष्कर के बीच का जो क्षेत्र है ये चौहानों का उत्पत्ति स्थल है। इसके बाद में देखा विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख अजमेर के राजपुताना म्यूजियम के अंदर रखा गया है, जिसके अंदर विग्रहराज चतुर्थ संज्ञा बताती है कि हम सूर्यवंशी भी है, हम मालव भी है, हम इक्ष्वाकु भी है, हम कुश के वंशज भी है। अकबर के द्वारा बनाया गया था एक किला जिसे वर्तमान के अंदर राजपुताना म्यूजियम बना दिया गया है। और ये राजस्थान का पहला म्यूजियम है अजमेर के अंदर, जिसके अंदर क्या रखा हुआ है? विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख रखा हुआ है। इसके बाद में बिजोलिया अभिलेख भी देखा था हमने, 1170 का अभिलेख पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर है, जिससे चौहानों की जानकारी मिलती है, प्राचीन नगर के नाम मिलते हैं, मंदिर भू अनुदान की भूमि को क्या कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली विजय के बारे में जानकारी मिलती है, रचनाकार गुणभद्र के बारे में देखा था, खोदने वाले गोविंद के बारे में हमने देख लिया। बिजोलिया का जो दूसरा अभिलेख है जिसके अंदर जैनों की पुस्तक उत्तम शिखर पुराण की रचना
पत्थरों पे खुदाई गई है, जिसे बिजोलिया का दूसरा अभिलेख कहते हैं। ये भी हमने देख लिया था। तो आज की क्लास में साथियों इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। और जिस साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रत्तीवाल।